अब मैं अगली कड़ी में पीसी बैरवा जी को बुलाना चाहता हूं, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। पीसी बैरवा जी मेरे साथ जोर से बोलेगा, जय भीम। जय भीम। एक बार और, जय भीम। जय भीम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित प्राचार्य महोदय और सम्मानित सभी शिक्षक साथियों और प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। प्रश्न ये है कि हम जब किसी के बारे में सुन रहे होते हैं, क्यों चर्चाएं कर रहे होते हैं? क्या उनमें कोई खास बात थी? उस खास बात को यदि कोई सुना रहा है तो आपको उसकी सुननी भी चाहिए। राकेश सर ने बहुत अच्छी बातें श्रम विभाजन के आधार पर बताया और बहुत ही आपके आगे आने वाले, या तो पढ़ रहे होंगे आप 12वीं में या 12वीं कक्षा में जब जाओगे तो बहुत अच्छा लेसन है श्रम विभाजन। बाबा साहब किसी एक वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और ये अपने जो छवि बना रखी है कि वो सिर्फ दलितों के नेता हैं या उनके हितैषी थे, तो बिल्कुल गलत है। आप एक बात बताइए, आपके परिवार में छोटा सा बच्चा है, सबसे छोटा बच्चा है, आप उसके पक्षधर बनोगे या नहीं? उसी तरह बाबा साहब ने उस समाज को गले लगाया जिसको टच करने से भी लोग डरते थे। सूरज से उजाला होता तो जरूर है और होता रहेगा, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में बाबा साहब ने उजाला किया है और वो होता रहेगा। महान व्यक्ति के गुणों को हमें सीखना चाहिए और उन्हें हर परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या किसी भी प्रकार के क्षेत्र का हो। मैं आपसे बात करता हूं सामाजिक क्षेत्र की। बाबा साहब समाज के बारे में क्या सोचते थे? अब बताओ, समाज में सबसे कमजोर महिलाएं थी या दलित थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, महिलाएं थी। और बाबा साहब ने महिलाओं को गुलामों की गुलाम कहा। क्या कहा? गुलामों की गुलाम कहा। और उन्होंने कहा, जिस दिन तुम पढ़ लिख जाओगी, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाओगी, तो ये समझना आप एक परिवार नहीं, दो परिवार नहीं, पूरा देश को सुदृढ़ और मजबूत बना सकती है। मैं अक्सर पूछता रहता हूँ, क्या बेटाओ, आपकी लड़कियों से पूछता हूँ, क्या आपकी माँ पढ़ी लिखी है? तो 10 लड़कियां खड़े हाथ करती है। और पूछता हूँ, दादियाँ पढ़ी लिखी हैं? तो एक का या एक का भी नहीं होता है। किसी क्लास में एक का हाथ खड़ा हो जाता है, नहीं होता है। अब बोलिए, आप यहाँ कितनी लड़की हो जो पढ़ रही है? तो बाबा साहब का पहला मूल मंत्र यही था, शिक्षित बनो। क्या था? शिक्षित बनो। और परिवारों को उन्होंने विघटन होने से बचाया। हमारे समाज में लड़कियों के खिलाफ बहुत ज्यादा, महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा कुरीतियां व्याप्त थी। उन्होंने एक एक को दूर किया। आपने नाम सुना होगा हिंदू कोड बिल। नहीं सुना है तो उसमें मैं बता देता हूं। उसमें कहा गया था, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो सिख हो, हिंदू का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म, हिंदुस्तान में या भारत में रहने वाले सभी लोगों को पहली पत्नी की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते। दूसरा, उसमें आर्टिकल था कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार होगा। और अगर कोई इन अधिकारों से आपको वंचित करता है तो संविधान आपका रक्षक बना हुआ है। आपको पता है, महिलाओं के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी, यदि नौकरी करती है तो जैसे मैटरनिटी लीव, शिशु काल के लिए अवकाश, उसकी व्यवस्था भी की थी। और लोग उस समय बहुत उनका विरोध कर रहे थे कि जब आप ये समानता की बात करते हो बाबा साहब, तो महिलाओं को अलग से ये प्रोविजन क्यों दे रहे? उन्होंने कहा, चलो हम आपको दे देते हैं, आप पाल लेंगे बच्चे।
महिलाएं काम करेगी। उस आदमी के पास 3 पीएचडी थी, एक समाजशास्त्र में, दूसरी अर्थशास्त्र में और तीसरी लॉ में। जिस व्यक्ति ने 3 पीएचडी करी हो उसके सामने और उससे तर्क करने में कोई अपने आप को खड़ा या मजबूत महसूस नहीं करता। हम कृतज्ञ हैं उनके कि उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज दिया जिससे देश आज भी सुचारू रूप से चल रहा है। अब समाज में हम असमानता की और बात करते हैं। मैं इस मंच से मानता हूं कि जातिगत भेदभाव में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है, लेकिन पूर्णतः सुधार नहीं हुआ है और होना अनिवार्य है ताकि हम एक विकसित राष्ट्र बन सकें। बाबा साहब ने हिंदू धर्म ही नहीं सभी धर्मों में छुआछूत भेदभाव था, उसको दूर करने का प्रयास किया और ये छुआछूत भेदभाव है, ये कलंक है। भारतीय समाज के ऊपर सबसे बड़ा कलंक है तो यही है छुआछूत भेदभाव, और इसे दूर करने का काम सिर्फ भारतीय समाज ही कर सकता है। कानून से तो बाबा साहब ने कर दिया, लेकिन ये काम आपको सौंप रखा। बाबा साहब ने समाज में और क्या किया? समाज में जिस भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है, आवास नहीं है, भूखा सो रहा है, उसके लिए आप पढ़ना नीतिक निर्देशक तत्वों में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 51 संविधान उन्होंने ही बनाया और उसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी भी राज्य या देश का व्यक्ति भूखा सो रहा है तो उस देश की सरकार का दोष है कि वो भूखा क्यों सो रहा है। वहां वो एक व्यक्ति की बात नहीं करते, एक जाति की बात नहीं करते, एक समाज की बात नहीं करते, सबकी बात। उन्होंने जैसे राकेश सर ने बताया कि जीवन का उद्देश्य या जीवन लंबा होना चाहिए या महान होना चाहिए, तो बाबा साहब ने कहा जीवन लंबा होना जरूरी नहीं है, महान होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य। आप जब बड़े होंगे तो इसका मतलब समझोगे कि हमारा भी वोट एक ही गिना जा रहा है, चाहे वो देश के सबसे अमीर व्यक्ति का वोट हो, चाहे सबसे गरीब व्यक्ति का हो, चाहे महलों में रहने वाले व्यक्ति का हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का हो, चाहे सड़क पर टहलने वाले व्यक्ति का हो, चाहे हवाई जहाज में उड़ने वाले व्यक्ति का हो। यदि वो उसको वोट देने का अधिकार है तो एक ही वोट गिना जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना ही बड़ा। ये राजनीतिक पावर है कि आपके ऊपर जो आप चुनते हो शासन करने वाले, वो आपके पैर छूते हैं एक वोट के। इससे ज्यादा और क्या है? इसे कहते हैं राजनीतिक समानता। अब आ जाइए आर्थिक समानता के रूप में। बाबा साहब स्वयं पीएचडी थे अर्थशास्त्र में, और कोई अरे गहरे स्कूल या कॉलेज से नहीं की। उन्होंने कोलंबिया स्कूल, कोलंबिया कॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ग्रे यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी किए। और आपको इतना और बता दूं, वहीं से एमएससी किया, और भारत के ही नहीं पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी किया। एशिया के ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एमएससी किया इकोनॉमिक्स में। और उस व्यक्ति के सामने किसी ने कह दिया कि आपके देश में जो पूंजी का बंटवारा है, देश को चलाने वाले संसाधनों का बंटवारा है, वो सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उनका। तो उन्होंने पता एक पुस्तक लिखी थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। उस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी में उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों का नए नए तरीके से लिखा कि इस तरीके से देश में धन संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए। कोई भी बैंक हो, कोई भी हो, उसका एक केंद्रीकृत ढांचा होना चाहिए और उतना ही पैसा छाप सकता है जितना उसके पास सोना है। उसी को बेस मानकर 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई।
जिसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि ये द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज की थीसिस के आधार पर इस बैंक की नींव रखी जाती है। और ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखी है। बाबा साहब के बारे में हम जितना कहेंगे यहाँ उतना ही कम है। उन्होंने सभी तरह की आपको सुरक्षा ही प्रदान की। आप बालक हैं, उस समय से लेकर वृद्ध होने तक आपके लिए वे सभी संविधान में प्रावधान है जिनकी आपको आवश्यकता है। उनसे कहा गया बाबा साहब आपको लोग मिटा देंगे। उन्होंने कहा इसकी मैं परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा मैं दिमाग में उन्हीं बातों को रखना चाहता हूं जो मेरे लक्ष्य को प्रभावित करती है। मैं उन बातों को साफ कर देता हूं जो मेरे दिमाग को प्रभावित करती है। मैं जीवन में हर चीज को उस तरीके से जीना चाहूंगा जो सरलता से हो और उसी चीज को जीऊंगा। ऐसा नहीं है कि बाबा साहब, मुझे माफ करना इस मंच से मुझे बोलने में थोड़ा झिझक हो रही है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि हो सकता है आपके मन में कुछ भी हो, लेकिन बाबा साहब एक बहुत ही प्रबल और अच्छे और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइब्रेरी में अगर एक भी किताब उनके बारे में पढ़ ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। ये मेरा यहाँ से मंच से आश्वासन है। लेकिन कुछ लोग आज भी हमारे बीच भी ऐसे हैं कि नफरत का ढिंडोरा लिए फिरते हैं, लेकिन वो अगर उनकी किताब पढ़कर एक भी गलती निकाल दे तो मैं चैलेंज करता हूं, मैं बोलना ही छोड़ दूंगा। और एक बात जो लास्ट में कहना चाह रहा हूं, मुझे दुख तो नहीं है लेकिन फिर भी कहूंगा कि और कार्यक्रमों के लिए सब तैयारियां हो जाती है, लेकिन राष्ट्र निर्माता के लिए फूल मालाओं की भी व्यवस्था नहीं होती है। क्षमा करना यदि ऐसा है तो। धन्यवाद।